तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं उनकी इतनी रईस हूँ, ये हो जाएगा क्या? दिल को बहलाने के लिए गाली दिया ख्याल अच्छा है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वो कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस, तो ये है कि लोग भैंस को आजकल चूज कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। मतलब खाली अगर मांगोगे सिर्फ तो आपसे ज़रूर कुछ जाएगा। कहते हैं कि भगवान को हम देने लायक कहाँ है, भगवान ही हमें दे सकता है। इसका क्या जवाब होगा? The day you become conscious about your unconscious creation, कैसे आप अपनी उस चेतना को जागृत कर सकते हैं कि आपको सच में पता लगे कि आपके जीवन का ध्येय ये है। तो आप कह रहे हैं पूजा पाठ मतलब करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कैसा देखते हैं भारत का भविष्य? हमको संभलने की जरूरत है। रेप रुकेगा, क्राइम रुकेगा? रुकेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको पता है कि आपकी डेथ कब है? 25 दिसंबर 2014। क्या दिव्य शक्ति होती है? क्या हम जो बोलते हैं वो वाकई भगवान सुनता है और हमें वो वापस मिलता है? हम क्या भगवान में जो भरोसा कर रहे हैं सच में भगवान है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिल में, आपके दिल में हमेशा रहते हैं। आपके ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपको भविष्य में लेकर जा सकते हैं। आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है ये आप पता लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि सब बात तो करते हैं कि ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? आपको बहुत सारे बाबा, आपको ऐसे बहुत सारे साधु संत मिलेंगे जो आपके लिए भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, लेकिन क्या वो भविष्यवाणियाँ सटीक होती हैं? उसके पीछे साइंस क्या है? और ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल आप लोगों के जहन में रहते होंगे, और आप हमेशा इसी कारण से कभी कभी अपनी ही बातों को लेकर डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि आप ये समझना चाहते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं इसके पीछे कोई लॉजिक भी है। मतलब जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं ये पॉडकास्ट उनके लिए ज़रूर है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ में, और आपको आज ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी ना कि आप भी ना दांतों तले उंगली दबा लेंगे, और सच में आपको आज लॉजिकल बातें जानने को मिलेंगी। तो आइए हमारे साथ जो खास मेहमान उनका स्वागत करते हैं। अश्विनी कुमार त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं, जो कि साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में देवांग त्रिवेदी हैं, जो कि टाइम ट्रेवल एक्सपर्ट हैं। आपको भविष्य में लेकर देवांग जी ही जाने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ कि अनगिनत सवाल जो आपके ख्यालों में रहते हैं उनका जवाब सर हमें देने वाले हैं। तो आज सर सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के साथ में हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरी रील मैनिफेस्टेशन को लेकर है। हर आदमी कहता है डमरू बना लो, तो यहाँ पर ये करो, ये नंबर लिख लो, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आज ये तारीख है, ये ज़रूर कर लेना, आपका जो भी सपना है पूरा हो जाएगा। एक मैं ये और चीज़ देखती हूँ कि लोग बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो हमें मिलता है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, तो वो हो जाएगी। ये लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन ही है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं उनकी इतनी रईस हूँ, ये हो जाएगा क्या? देखो, ऐसा है, अगर कोई इंसान ऐसा रिपीटेशन करता है और उसको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा बोलने से नहीं होगा, नंबर 1। और रही बात जहाँ तक मैनिफेस्टेशन की, तो आजकल जैसे आप बता रही थी कि अक्सर सुनने में आता है कि जो भी मांगोगे ब्रह्मांड दे देगा, धनवान बनो, धनवान बन जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात तो देखिए कि हम क्या है, हमारे देश में एक ऐसी कह सकते हैं कि मानसिकता बनी है कि हम अपने प्राचीन विज्ञान को छोड़कर, अगर बाहर के देश से किसी अंग्रेज ने कुछ बोल दिया तो हम बिल्कुल इसको जो है भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो करते हैं। वही कोई सिगरेट नाम की कोई मूवी आई थी जहाँ पर बोल दिया कि आस्क बिलीव रिसीव, ये तो लोग लग गए इसके पीछे। और फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लाइक अट्रैक्ट लाइक ऐसा बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग जहाँ तक अगर मैनिफेस्टेशन की बात है। ऐसा बार बार रिपीटेशन करने से दिल को अच्छा लगता है। कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, लेकिन दरअसल में मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क लाइक दैट। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता है। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पहले तो प्रकृति और परमात्मा के नियमों को समझना पड़ेगा, नंबर 1, कि जो गिवर है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली एक अज्ञात शक्ति, जिसको आपने कभी देखा नहीं है पर मानते जरूर हो, जिसको हम भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, तो ही इज द गिवर। मान लीजिए ब्रह्मांड एक बड़ा संस्थान है, आप इसमें एक एम्प्लॉई हो और वो मालिक है।
ठीक है। अब आप एक एम्प्लॉई हो और आप मान लीजिए एक क्लर्क हो या एक मजदूर हो और आप कहते हो अरे हमारी कंपनी के सीईओ है, उसके पास तो आलीशान बंगला है, मर्सिडीज गाड़ी है, मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसे नहीं होता है। आपको अपना कर्तव्य, आपका रोल क्या है समझना होगा। आपको अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, अवेयरनेस को और इवॉल्व करना होगा। जब करोगे तो अपने आप सब कुछ मिलेगा, मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो अज्ञात शक्ति जिसके मैंने जिक्र किया, जिसको हम ईश्वर, गॉड, परमात्मा वगैरह नाम से जानते हैं, वो तय करता है किसको क्या देना, कितना देना, कैसे देना, कहाँ देना, कब देना, किसके जरिए देना, नंबर 1। दूसरी बात, कि आपको जानना पड़ेगा कि आपको मैनिफेस्ट करना है तो कब करना है। अगर मान लीजिए एक पल के लिए मान भी ले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, मान लेते हैं, पर उसमें आपको ऊर्जा के विज्ञान को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ भी क्रिएशन होता है तो तभी होता है जब ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव का संयोजन होता है। बिजली पैदा होती है डायनामो में, तो मैग्नेट के दो विपरीत ध्रुव प्लस माइनस आमने सामने आते हैं, संतुलित और संयोजित होते हैं समान मात्रा में, तब उसमें जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से कॉइल घूमती है, बिजली पैदा होती है। सिमिलरली अगर आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या करते हो तभी होगा जब आपके भीतर जो प्राण ऊर्जा बह रही है, ईड़ा और पिंगला के रूप में, इनर फेमिनाइन इनर मस्कुलिन के रूप में, जब आपके ही भीतर आपकी ऊर्जा समांतरित हो जाएगी, संयोजित हो जाएगी, तब आप कुछ भी कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं भी करो तो भी हो जाएगा। और ये कैसे किया जाए? उसके लिए आपको समझना होगा पहले हाउ दिस वर्क्स। आपकी इनर एनर्जी और आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का क्या रिलेशन है। आपकी जो चेतना, जिसको आप व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के रूप में समझते हैं, वो दरअसल में उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसी सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका पार्ट है। तो बिना उसके साथ में कनेक्ट हुए आप कुछ भी मैकेनिकली ज़िद्दी रूप से आस बिलीव रिसीव चाहिए चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे, मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं करोड़पति हूँ, हो सकता है आप हो जाओ, लेकिन ये मानिए कि परमात्मा आपको जो देता है वो या तो पनिशमेंट के रूप में देता है या तो रिवॉर्ड के रूप में देता है। आपने ऐसे किया, हो सकता है पनिशमेंट के रूप में दे दे, आपको देगा लेकिन कुछ छीन भी लेगा। ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिसको बहुत कुछ मिल गया है लेकिन वो सुख नहीं है, सुकून नहीं है, वो कीमत हैप्पीनेस, चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी, हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। लाइफ का मज़ा तो तब है कि जब आपके पास भौतिक सुख भी हो और वो हैप्पीनेस भी हो। तो मैनिफेस्टेशन को आप उस हिसाब से समझिए कि एक किसान है, उसको भली बात ही पता है कि उसका जो खेत है उसमें कौन से समय में कौन सी फसल बोनी है ना। गर्मियों के मौसम में फसल अलग होती है, सर्दियों में अलग, बारिश में अलग। तो फसल बोने से पहले उनको मालूम है कि उस लैंड के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, बीज बोने के पहले उस जमीन को तैयार तो करना आप कह रहे हैं कि चेतना पहले जागृत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। चेतना जो है इट इज़ लाइक योर फर्टाइल लैंड। जैसे किसान खेत में हल को जोत के खेत की लैंड को तैयार करता है, उसमें पहले जो भी ज़रूरी खाद वगैरह जो डालता है, उसके बाद में बीज बोता है। तो क्या ऐसे ही वो बीज अंकुरित हो जाएगा, बारिश ना गिरे? हर चीज़ ज़रूरी है। हर चीज़ नहीं। तो इस तरह से आपने मैनिफेस्टेशन के लिए मैं करोड़पति हो गया कर लिया, लेकिन उस बारिश नहीं गिरी, यानी कि उस परमात्मा की विश, उसकी अनुकंपा आपके ऊपर नहीं है, तो क्या होगा? तो वेस्ट है वो। अतिवृष्टि हो जाएगी, बारिश गिरी बहुत ज़्यादा हो गई या तो नहीं गिरी, तो जो फसल वही वो खराब हो गई। मान लीजिए बारिश भी हो गई, बीज भी अंकुरित हो गया, अब ये जरूरी है कि वो बीज अंकुरित होके पूरी फसल बनेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा और फल आने लगेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि बीज अंकुरित होने के बाद उस किसान को ध्यान रखना पड़ेगा, अब मुझे इसका कैसे किस प्रकार के खाद देने हैं, उस पौधा जो अंकुरित हुआ है उसकी कैसे केयर करनी है, अगर कीड़े लग गए तो पेस्टिसाइड छिड़कना है, जो बिन जरूरी जो वीड्स आया है उसको रिमूव करना है।
तो ये आपकी चेतना एक फर्टाइल लैंड की तरह है। आपको अपनी चेतना के ऊपर निरंतर काम करना है। चेतना में भी कीड़े लगते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक इन्फ्लुएंस। तुमसे तो ये नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे लोग बोलने वाले हैं। इट्स लाइक पेस्टिसाइड, उसके ऊपर काम करना है। तो सर किस तरह से, अगर आसान शब्दों में समझा जाए, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहती हूँ, ये सबके लिए जो भी हमारे इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस चेतना को जागृत करने की आप बात करें, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आई थिंक मुझे जो लगता है इसमें ये होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चेतना है उस पर पहले फोकस लाना पड़ेगा कि उसको आप कहाँ ले जा रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। आज हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट लोग देखते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए, जिसका कोई यूज़ नहीं है लाइफ में। बेवजह की कोई ऐसी रील देखना, ऐसा कंटेंट देखना जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली रील देखते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता मेरा एक ज़िंदगी का 1 घंटा कहाँ पे चला गया, 2 घंटे कहाँ पे चले गए। डेफिनेटली। जबकि उसी वक्त में आप कुछ ऐसा सीख सकते थे, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐसी अच्छी पा सकते थे कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग क्यों मैनिफेस्टेशन से भौतिक चीज़ें चाहते हैं। आप ये सोचिए ना कि आप अपनी चेतना को बढ़ाएं, आप अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो करें। वो कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस। तो ये है कि लोग भैंस को आजकल चूज़ कर रहे हैं, इन अ वे, मेटाफोरिकली मैं कहूँगा, ना कि वो ये सोचे कि मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतना ज्ञान दे, इतनी समझ दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहता हूँ वो मैं पा सकूँ। तो हो सकता है कि ईश्वर आपको इतनी इंटेलिजेंस देगा, इतनी बुद्धि देगा, जिससे आप जो चाहते हैं ना वो शायद इतना छोटा लगेगा आपको। और ऐसे कई लोग हैं जो शायद कभी कुछ पाना चाहते थे, लेकिन आज उनके पास जो सोचा था उन्होंने आज उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, अपने ज्ञान को, अपने कौशल्य को बढ़ाया है। जैसे मुझे याद है, अभी देवांग से मेरी बात हो रही थी, तो उसने बहुत मज़ेदार बात कही कि जैसे आप अभी कह रहे हैं मैं अंबानी जैसा हूँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, अंबानी जैसा बनूँ। तो उसने अभी एलन मस्क का एलन मस्क, हाँ, कि मैं एलन मस्क जैसा बन जाऊँ, ऐसा मैं क्यों कहूँगा। मैं कहूँगा मुझे एलन मस्क जैसी बुद्धि या इंटेलिजेंस दे, तो बाकी एलन मस्क के पास जितनी जो चीज़ें होती वो अपने आप फॉलो करेगी। और आपने जो पूछा उसको मैं और विस्तार से देवांग की बात को और बल देते हुए समझाऊंगा कैसे होगा ये। जैसे आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू मैनिफेस्ट। मान लेते हैं आप एक साइंटिस्ट हैं और आप किसी चीज़ को का आविष्कार करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में एक विचार है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे लोगों का जीवन बदल सकता है। अब आपके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसको भी ये विचार आया होगा, है ना? डेफिनेटली है। अब जरूरी नहीं कि बाकी लोगों ने इस विचार पे अमल किया, लेकिन आपको ये विचार आया और आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा हुई। समझिएगा इसको ऐसे, इच्छा शक्ति पैदा हुई। आपके मन में इच्छा शक्ति इसलिए पैदा हुई कि आपके पास बल है, जो मैं इनर फेमिनिन इनर मस्कुलिन की बात कर रहा था, 2 ऊर्जा के ध्रुवों की बात कर रहे थे। हाँ, तो जो शक्ति और बल, शक्ति जो है वो फेमिनिन का प्रतीक है, बल जो है मस्कुलिन है। ओके। हमारे पास परमात्मा ने 3 प्रकार के बल दिए हैं, 3 प्रकार की शक्ति है। वो है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। बल कौन से हैं? आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल। अभी इसी को किसी साइंटिस्ट की खोज से जोड़ते हैं, जैसे लेट्स से थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अब संभव है बहुत सारे लोगों को मन में विचार आया होगा, लेकिन सभी लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। शायद सोचा रहे यार ये तो कैसे संभव है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनका आत्मबल ही कमज़ोर है। क्योंकि वो ऐसी खोज हो सकती है, ये संभावना तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, चेतना में पड़ी है, और उस संभावनाओं को कई सारे लोगों की चेतना ने परसीव भी किया, अमल नहीं किया क्योंकि आत्मबल कमज़ोर है। लेकिन थॉमस एडिसन का आत्मबल मजबूत है, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति हुई। तो क्या किया उन्होंने? क्रिया शक्ति का समन्वय किया, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। क्यों किए? कि उसके अंदर मनोबल भी था। 1 प्रयोग, 2 प्रयोग, 3 बार, कई सैकड़ों बार प्रयोग किए, असफल रहा, लेकिन उसने छोड़ नहीं दिया। कई लोगों ने बोला पागल है, तुमसे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन उसने प्रयोग छोड़े नहीं।
क्योंकि उनका मनोबल भी मजबूत था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मेरे इतने सैकड़ों प्रयोग करने के बाद भी ये क्यों संभव नहीं हो पा रहा है, क्या कमी है? तो उन्हें पता चला कि मेरे ज्ञान में कमी है। तो उन्होंने हो सकता है बहुत सारा रिसर्च किया और पढ़ाई करी होगी, बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ी होगी, ज्ञान शक्ति का समन्वय किया। समझिए, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति का समन्वय हुआ तो आपका आत्मबल था ही, मनोबल भी मिला, शारीरिक बल, क्योंकि क्रिया करने के लिए शारीरिक बल भी तो चाहिए। उसने कई रात जागा होगा, नींद भी नहीं ली होगी, शायद उसको ध्यान भी नहीं रहा होगा प्रयोग करते कि मैंने कितने घंटे हो गए मैंने खाना भी नहीं खाया है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, आदमी इतना पैशनेट हो जाता है, खाना भी नहीं याद रहता है, नींद भी नहीं आती है, क्योंकि शारीरिक बल उनको सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार अखबार में एक खबर पढ़ी, एक ही पेज पे 2 खबर थी। खबर यह थी कि उड़ीसा में एक ही परिवार के 4 लोग भूखमरे से मौत हो गई, क्योंकि 20 दिनों से उन्होंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। उसी खबर के पास में एक खबर थी, और मुझे याद है कि वो समय था, वो जैन लोग का जो पर्युषण का समय होता है, कि 65 साल की एक बुजुर्ग महिला ने 58 डेज का कुछ होता है उनका फास्टिंग होता है, 58 डेज तक कुछ भी नहीं खाया, और फिर भी वो उनकी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल रूप से करती थी। अब देखिए कितना विरोधाभास है। एक उड़ीसा में एक परिवार के 4 भूख से उनकी लोग डेथ हो जाती भूख से मर जाते क्योंकि 20 दिन खाना नहीं खाया। वहीं एक 65 साल की बुजुर्ग महिला 58 डेज से कुछ भी नहीं खाया। फर्क क्या है? आत्मबल। भाव क्या था? जो महिला 65 साल की जिन्होंने 58 डेज खाना नहीं खाया, उसके मन में भाव क्या था कि मैं इससे साधना कर रही हूँ, इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और जो लोग भूख मरे से मरे, उसका मनोबल कमजोर था। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ये आत्मबल और मनोबल का क्या नाता है, चेतना से क्या रिलेशन है, समझना पड़ेगा। जब आप ये 3 प्रकार की शक्ति, 3 प्रकार के बल का समन्वय करते हैं, तो आपको सबसे ऊपरी शक्ति जो है उसका सहयोग मिलता है। कैसे मिलता है? आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको 3 प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मैन, लोगों का सहयोग चाहिए, कोई आपको सहयोग करे, कोई आपको मदद करे। मनी, पैसा चाहिए। मटेरियल, आपको मान लीजिए कि पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है तो ऐसे ही तो नहीं हुआ, आपको स्पीकर चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, ये मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए। तो जब आप ये शक्ति और बल के रहस्य को और चेतना के कनेक्शन के रहस्य को समझ जाते हैं, तो परमात्मा आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा, ऐसे लोगों को आपके जीवन में जरिया बना के भेजेगा जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कैटालिस्ट का काम करेंगे। बिना उसके, जैसे आप कहते हैं हाँ मैं अंबानी बन जाऊं या करोड़पति बन जाऊं, हो सकता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुछ छीन भी लेगा वो। मतलब खाली अगर मांगोगे सिर्फ तो आपसे जरूर कुछ जाएगा। आप देने की बात करोगे नहीं और मांगोगे, आप यूनिवर्स को दोगे क्या? ये पहले बोलो तो मिलेगा ना। वॉट यू गेट इन लाइफ इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स। ये नियम याद रखिए। मैनिफेस्टेशन का ये मूल मंत्र है, वॉट यू गेट इन लाइफ इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स। इसमें कुछ लोग कहते हैं अरे सर बहुत ऐसे बदमाश लोग हैं जो कुछ भी नहीं देते हैं फिर भी उनके पास इतना है, तो उसको पनिशमेंट के रूप में मिला है। या कोई इंसान है, हो सकता है उसके संचित कर्म इतने हैं, उन्होंने पहले दे चुका है, अब इसलिए मिला हुआ है। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कहते हैं कि भगवान को हम देने लायक कहाँ हैं, भगवान ही हमें दे सकता है। इसका क्या जवाब होगा? यूनिवर्स को हम क्या दें? अच्छाई, अच्छे कर्म? नहीं। देन आपने मधुमक्खी को देखा है? जाहिर सी बात है देखा है। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी भगवान को क्या देती है? पता नहीं लोगों को मिलता है, लेकिन शहद तो वो अपने आहार के लिए, शहद उनका आहार है। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है, छत्ते में शहद के रूप में जमा करती है, वो उनके भोजन के लिए है। और कुछ महीनों के बाद वो सारी मधुमक्खियाँ वो छत्ता छोड़ के चली जाती है, और उस छत्ते में जो बचा हुआ शहद है वो औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है, वो हमारे उपयोग के लिए है।
लेकिन शायद मधुमक्खी को पता भी नहीं है कि परमात्मा उसके शरीर का उपयोग कर रहा है बहुत बड़े अद्भुत काम के लिए, वो है पॉलिनेशन। एक फूल से दूसरे फूल पर परागरज को पहुंचाना। जरा सोचिए कि ये पॉलिनेशन न होता तो हम ये अमरूद, सेब, संतरे वगैरह फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो होता क्या? नहीं हो पाता है ना? तो मधुमक्खी के शरीर का, इस छोटे से जीव के शरीर का उपयोग परमात्मा इतने बड़े अद्भुत काम के लिए कर रहा है, जिस जीव को परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, अंतर्दृष्टि दी है, बुद्धि नहीं दी है। उनको इतना पता है कौन से फूल का रस मुझे चूसना है, कौन सा फूल का रस जो है जहरीला हो सकता है, मुझे नहीं चूसना है, तो उस फूल पे वो मधुमक्खी नहीं बैठेगी, है कि नहीं? तो सोचिए कि एक छोटा सा जीव है। तो मैंने मधुमक्खी का उदाहरण दिया। आप मुझे किसी भी जीव के बारे में पूछिए, मेरे पास हर जवाब है। मैं तो इंसान का पूछूंगी। नहीं, हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना। तो मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है, जो अपने निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन। लेकिन उनके जरिए परमात्मा जो काम कर रहा है, जिसके बारे में शायद मधुमक्खी अवगति भी नहीं है, वो है उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन। The day you become conscious about your unconscious creation, you don't need to manifest anything. जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि परमात्मा आपके इस शरीर का और चेतना का क्या उपयोग करना चाहता है, उस दिन आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप जो डिजर्व करते हो, आपकी जो नीड है वो मिलेगा। नीड है, अगर आज मेरी नीड है कि मेरे पास एक इनोवा गाड़ी चाहिए, तो मेरे पास है। मुझे जिस दिन नीड होगी कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, जिस दिन चॉपर चाहिए, तो वो दे देगा। आज मेरी नीड नहीं है। आपकी जो नीड है वो मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ होती है, उसको पता है कि मेरे बच्चे को कब देना है, क्या देना है और क्या नहीं देना है, तो ऐसे उनको सब पता है। आपको जस्ट उस चेतना के विज्ञान को समझना है, अपनी चेतना को उसके साथ में अलाइन करना है, एंड यू हैव टू जस्ट नो व्हाट गॉड वांट्स टू मैनिफेस्ट थ्रू यू। तभी आपको गॉड वो देगा विच यू वांट टू मैनिफेस्ट। मैंने कहीं पढ़ा था एक सेंटेंस कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और तुझे मिलता वही है जो मैं चाहता हूँ। एक बार तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, और तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। सो हम ईगो ड्रिवन लाइफ जीते हैं। बेसिकली आप समझिए कि हम अपने जीवन में मुझे ये करना है, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा मेरा हम बोलते हैं। एक्चुअली हमारा कुछ है ही नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या ये तय है कि एक शब्द मेरे मुंह से निकला, दूसरा शब्द मैं बोल पाऊंगा? अगर वो ना चाहे, सांस पर तो सिर्फ ईश्वर का जोर है। ईश्वर का जोर है, बिल्कुल। तो बिना उसके मर्जी के कुछ नहीं होता, पहली बात। तो ईगो ड्रिवन मैनिफेस्ट करना कि मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूँगा, आई कैन डू इट, यू कांट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस वांट्स। आपको मिल गया, अच्छी बात है, मिल गया तो ये मैंने कहा कि आपके पर संचित कर्म के आधार पर हो सकता है, या पनिशमेंट हो सकता है, या रिवॉर्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप गॉड ड्रिवन लाइफ जीते हैं, जीवन जीने के दो तरीके, एक है गॉड ड्रिवन, एक है ईगो ड्रिवन। ईगो ड्रिवन में भी गॉड आपको दे देगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो आपके ईगो को उस लेवल पर लेके जाएगा। जैसे एक पका हुआ फल अपने पेड़ पे जैसे एकदम पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, तो आपकी ईगो को भी वो उस लेवल पे आपको, जैसे ना माया में आपके साथ खेल खेलेगा। जैसे वो कहता है ना कि बिल्ली चूहे का शिकार करती है, इसके पहले उसके साथ खेलती है, तो वैसे परमात्मा भी आपके साथ खेलेगा, आपके ईगो को ले जाएगी। यस, वो कौन होता है परमात्मा? मैं ही तो हूँ। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा लगा, बेटा आप तू करके देखा। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, मुझे याद है, जो ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, तो बड़े बड़े आप देखिए धन कुबेरों को, मतलब मैं टीवी पे मुझे याद है एक विजुअल मैंने देखा था कि इंसान बैग, रुपयों से भरी हुई बैग लेकर चल रहा था। उसका बेटा आखिरी सांसें ले रहा था, वो रो रहा था, बोला पैसा ले लो, जिंदगी दे दो। तो आपको विवश कर देगा वो। अगर आप ईगो ड्रिवन लाइफ जीते तो बेटर ये कि गॉड ड्रिवन लाइफ। जैसे मधुमक्खी
के जरिए परमात्मा कुछ काम कर रहा है पॉलिनेशन का, वैसे आपको पता ही नहीं है कि आपके जरिए भी वो काम कर रहा है. जस्ट लाइफ इज ऑल अबाउट बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट दैट अनकॉन्शियस क्रिएशन, व्हाट गॉड वांट्स टू मैनिफेस्ट थ्रू यू. जिस दिन आप उससे अवगत हो गए, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिज़र्व एंड विच इज़ योर नीड. ज़रूरत और नीड. तो फिर जिस बात के का सर जिक्र कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस आपको पता होनी चाहिए. तो ये कैसे जागृत की जाए अपने अंदर, इसके लिए क्या किया जाए? क्या मेडिटेशन इस पे काम करता है? इस पे आपका जो आप पूजा पाठ करते हैं वो काम करता है? काम क्या करता है इस पर? कैसे आप अपनी उस चेतना को जागृत कर सकते हैं कि आपको सच में पता लगे कि आपके जीवन का ध्येय ये है? इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से बात करें, खुद की आवाज़ को सुनें. क्योंकि आज जितने हम ऑक्यूपाइड रहते हैं बाहर की दुनिया में, हमारी जर्नी है ना बहुत बाहर है, और फोकस इज़ वेरी मच आउटसाइड ऑफ अस बट नॉट विद इन. तो सबसे पहले तो अपनी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है. और जब मैं ये कह रहा हूँ अपनी आवाज़ को सुनना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अपनी आवाज़ तो हर कोई सुनता है, खुद से हर कोई बात करता है, लेकिन द रियल ट्रूथ, कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे होते हैं ना कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं ये चाहती हूँ, या ये चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर तो पता ही होता है कि हमारी ओरिजिनल सेल्फ जो है वो क्या कह रही है. तो उससे सुनना बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, उसके लिए सही इंटेलिजेंस डेवलप करना ज़रूरी है. क्योंकि क्या है कि अगर मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, लेकिन वो टिकेगा क्या? अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो वो नहीं टिकेगा. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अरबों खरबों आगे आता रहा. हाँ, लेकिन वो जितना तेजी से आया था उससे भी डबल तेजी से चला भी गया. ऐसा कई लोगों के साथ होता है. पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन आप 2 साल के बाद मिलते हैं ना, तो पता चलता है कि ये तो पहले से भी बदतर स्थिति में है, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं है. और जैसे मैं कहना चाहूँगा, आप अभी जैसे पूजा पाठ की बात करें, देखो ये जो स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, उसको उस तथाकथित पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है. भगवान कभी नहीं बोलता है. I'm सॉरी, थोड़ा शायद कुछ लोगों को ये समझ में आए या ना आए. अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक मन को सुकून देता है तो ठीक है. अगर एक इंसान अपने घर में जो एक स्थान होता है पूजा का, भगवान की फ़ोटो है, उसके सामने बैठ के घंटों उनके जैसे फ़ोटो को साफ़ करता है, तिलक लगाता है, फूल चढ़ाता है, ठीक, अच्छी बात है, मन को अच्छा लगता है. आप बताइए उससे इस यूनिवर्स के फंक्शनिंग में क्या वैल्यूडेशन हुआ? मैं ये कहूँगा कि परमात्मा ने आपको जो क्षमता दी है, शरीर की क्षमता, मन की क्षमता, तन की क्षमता, मतलब मन की क्षमता, तन की क्षमता, धन की क्षमता, 1 घंटा वो पूजा करने से बेहतर मैं ये कहूँगा आप जाइए बाहर किसी की सेवा करिए. वृद्धाश्रम में जाके समय बिताए, वृद्ध लोगों के साथ में, अनाथ आश्रम में जाके, या किसी गरीब की सेवा करिए. आपको जो भी क्षमता दी है, अगर धन की क्षमता दी है तो कुछ पैसे से मदद करिए. ये सही सेवा तो है. आप ये कह रहे हैं सही पूजा पाठ मतलब करने से कोई फायदा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन को अच्छा लगता है, वही ये फायदा है ईश्वर बस. प्रसन्न नहीं होते लेकिन पूजा पाठ? नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है. तो ये कि मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये कॉन्सेप्ट? आप मुझे एक बात- आपने जैसे बात की कि इतना प्रसाद चढ़ाएंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो ये हुआ कि हम एक तरीके से ईश्वर को ब्राइब कर रहे हैं. लेकिन आप लोग तो यही करते हैं ना, मैं इतनी सीढ़ी चढ़कर जाऊंगा या जाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, इस मंदिर में आऊंगी, आपका प्रसाद चढ़ाऊंगी या आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए. लेकिन इसके पीछे में कॉन्शियसनेस का लॉजिक और विज्ञान क्या है मैं समझाता हूँ. कई लोग अरे क्या बात करते हैं, ये फलां मंदिर है, उनका इतना उनका साथ है कि उनकी मन्नत मैंने रखी थी, मेरा काम बिल्कुल असंभव सा था, हो गया. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही, उसमें नहीं जाएंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो चेतना है उसका उपयोग आपको 2 तरीके से करना होता है. एक है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस. जो काम आपको करना था, जिसके ऊपर आपको खुद के आत्मबल और मनोबल पे भरोसा नहीं था, और आपने ये मन में संकल्प कर लिया कि हाँ आई बिलीव इन माता रानी,
और मैंने या हनुमान जी, और मैंने ये मन में किया कि मैं हनुमान जी के दर्शन को जाऊंगा, और वहाँ पे जैसे जाते हैं ना लोग, गुलाटी मारते मारते लोग जाते हैं दर्शन को, या इस तरह से भोग लगाते हैं जो भी, ठीक है, और उनका काम हो गया। देखिए, हनुमान जी की कृपा तो सबके ऊपर बनी हुई है, आस्तिक के ऊपर भी बनी है, नास्तिक के ऊपर भी उतनी ही कृपा है। लेकिन जब वो इंसान इतना पैशनेटली जाता है ना, विश्वास रख के, तब उनकी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, उसके उस लक्ष्य के ऊपर एकदम लेजर बीम की तरह फोकस हो जाती है, और इसलिए वो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन हो गया, और उसको वो परमात्मा की कृपा समझता है। परमात्मा की कृपा तो है ही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो फिर परमात्मा आप कह रहे हैं कि दिल में बसते हैं, मंदिरों में नहीं? इन ए वे यस। तो पूजा पाठ जो लोग कर रहे हैं वो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो सेवा भाव में मैं फिर अब से मन लगाएं। कहूँगा, मैं इसको व्यर्थ कर रहे हैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा यस, आपको मन, आपके मन को सुकून देता है, करिए। पर अगर यही इतना समय आप एक बार, मैं कहूँगा, अगर मान लो एक इंसान रोज 1 घंटा भगवान की पूजा करता है, मुझे एक बात बताइए, वैल्यू एडिशन क्या हुआ? इस ब्रह्मांड के जो निर्माण हो रहा है, परमात्मा जो चला रहा है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ? केवल आपके मन को सुकून, अच्छा, शांति महसूस हुई, अच्छी बात है। लेकिन यही 1 घंटा रोज तय करें कि मैं हर रोज 1 घंटा जाऊंगा, और मेरे अपने हिसाब से मैं कुछ सेवा करूंगा, अस्पताल में जाके, वृद्धाश्रम में जाके, अनाथ आश्रम में जाके, या गरीब अनाथ बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। और आप करके देखिए, आपको उससे ज़्यादा सुकून महसूस होगा। तभी हम अच्छा किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, तो ये सही पूजा एक है। अंदर से ज्यादा खुशी कहते हैं ना, मिलती है। सेवा ही पूजा है। सेवा ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ये जो बातें कही गई हैं इसको चरितार्थ करना चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल, वो सही है। तो देवांग जी, आप भविष्य देख सकते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है भविष्य देखना? जी, ये सच में पॉसिबल है कि आप भविष्य में होने वाली कोई भी प्रेडिक्ट करना और देखना, मतलब दोनों में फर्क है, मैं इसलिए देखने वाली बात पूछ रही हूँ। मैं उसी में फ़र्क समझा रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि देखना है एज़ इन आप मेंटल पिक्चर देखते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। ये फिल्मों में देखते हैं, रियल लाइफ में होता है? हाँ, रियल लाइफ में होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने कई प्रेडिक्शंस की हैं, और जितनी भी प्रेडिक्शंस आज तक की हैं वो सभी सही साबित हुई है। अभी क्या प्रेडिक्शंस है नेक्स्ट? नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो अगले साल 2026 के बारे में है, और मुझे लगता है कि जो बड़ी घटना होने वाली है वो ये है कि जियोमैग्नेटिक कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कोई ऐसी फॉल्ट लाइन एक्टिव होगी ज़मीन के नीचे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसमें, तो उस वजह से कोई ऐसी बड़ी घटना हो सकती है। भारत में? विश्व भर में उसकी इफ़ेक्ट होगी, और भारत में भी होगी, बिल्कुल। कोई आपदा, कोई महामारी, इसको लेकर कोई है ऐसा कुछ प्रेडिक्शन? वेल, उसका प्रिडिक्शन जो है हमारी चैनल पर बहुत जल्द आएगा कि क्या एग्जैक्ट घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन जो मेजरली जो घटना होने वाली है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है। और हाँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये घटना होगी, तो हो सकता है कि ये कॉजल इवेंट है, जो ये इवेंट होने वाला है, लेकिन उसका उसका जो कहते हैं आफ्टर इफेक्ट, वो उसके बाद आपको देखने को मिले। लेकिन ये 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये मानकर चलें कि कुछ बड़ा होने वाला 2026 में, जो लोगों को परेशान करने वाला है, उनकी ज़िंदगी के लिए भी क्या बहुत बड़ा खतरा है? मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, जियोमैग्नेटिक जो बैलेंस है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उसके जो संतुलन है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और एक फॉल्ट लाइन एक्टिव होती है। जैसे कि मुझे पता है कि इसमें कोई दरार सी पड़ती है ज़मीन में। अगर इंडिविजुअल प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन भी आप किसी को देखकर कर सकते हैं कि क्या जी होगा? बिल्कुल। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, कीजिए कोई प्रेडिक्शन। नहीं, देखिए, जो टाइम ट्रैवल है ना, हाँ, ये एक एक चीज़ को समझ लीजिए कि एक विज्ञान है। इट्स अ प्योर साइंस।
ये कोई बाबा जी की तरह नहीं है कि जैसे आप बैठे तो हाँ आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो अनुमानित नहीं होता है, बड़ा प्रिसाइज होता है, मैं भी बड़ा। इसीलिए वो साइंस के तहत ही पूछना चाह रही हूँ। नहीं तो उसके लिए ऐसे हम बाकायदा अपनी जगह पे बैठते हैं, हमारी जो अच्छा। प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें करीब 30 से 40 मिनट लगता है। और उसके बाद में आपने जो भी पूछा है, जो भी, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो सवाल, या किसी वस्तु से जुड़ा हुआ सवाल हो, या किसी जगह से जुड़ा हुआ सवाल हो, एनी प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट, उसके एनी बारे में प्लेस, पर्सन, थिंग, और या एनी इवेंट। तो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्या? मैं ये मानूं कि ये अभी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इट्स कुछ नॉट अ ऐसा। क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं, पॉसिबल नहीं होने की बात नहीं है। नहीं, मैं अभी अभी मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अभी, हाँ, अभी के अभी फिलहाल इट्स वेरी तो दिस ऐसा क्या मोमेंट। है जो अभी मतलब जो एकदम लाइव हो, जो आप बता पाएँ, ताकि हम ये प्रूव कर पाएँ कि जो बातें आप कह रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल है। मैंने शुरू में जैसा कहा अपने दर्शकों को कि यहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो बातें तो सब कहते हैं, उसका कोई मतलब ऐसा प्रूफ हो कि हाँ लोग माने कि जो आपने कहा वो सच है। देखिए, प्रूफ की जहाँ तक बात है, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रिडिक्शंस मैंने किए हैं अब तक, वो सभी प्रिडिक्शंस सही साबित हुए हैं। हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक आप रख सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्शन उस पर किया है, और फिर उसके बाद वो घटना हुई है, और उस घटना के होने के बाद भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि देखिए ये मेरा प्रिडिक्शन था और अभी है, और उसकी प्रिसाइजनेस आप देख सकते हैं कि मैंने जो कहा था वो कितना प्रिसाइज कहा था, और वो इवेंट्स हुए हैं। कि दर्शकों को आपको दिखाने के लिए हमारी अब तक की जो प्रोडिक्शंस, जैसे देवांग ने बताया, यूट्यूब चैनल पे रखी हुई हैं। अच्छा, 2026 में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या घटना घटित हो सकती है वो बताइए। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि लाइव अभी कुछ मुझे करके दिखाओ, वो इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, उसके दो साइंटिफिक रीज़न है। रीज़न ये है कि भविष्य में होने वाली घटना जब हम टाइम ट्रैवल करते हैं तो देखते नहीं हैं, पर परसीव करते हैं 5 सेंसेस से, उसको बोलते हैं परसीव करना, ठीक है। और जब मैं अपनी चेतना के उपयोग से कर रहा हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे आप बैठे, कैमरा है, आप बैठी हैं, मैं बैठा हूँ, तो जब मैं कर रहा हूँ तो नेचुरली आपके चेतना में कुछ बहुत सारे विचार होंगे, तो वो इसको बोलते हैं कॉन्शियस इंटरफियरेंस। वो इंटरफियरेंस मेरे टाइम ट्रैवल सेशन की आउटकम को प्रभावित कर सकता है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, पहले के समय में जब वो कैथोड ट्यूब वाले टीवी आते थे, पुराने टीवी सेट, तब आपने देखा होगा कि टीवी सेट में कोई प्रोग्राम चल रहा था, आप कुछ देख रही हैं सीरियल, और अगर टीवी के पास में मोबाइल फ़ोन पड़ा है और मोबाइल पे कॉल आता है, तो क्या होता है, वो एक आवाज़, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वो टीवी के ऊपर जो मूवी या जो विज़न आ रहा है उसमें एकदम हाँ, हाँ, जिटर वो, आने हाँ, लगता है। हाँ। वो क्यों हुआ? दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस। तो इसी तरह अगर मान लो मैं अगर आप लाइव करके आपको कुछ दिखाऊं, तो पहली बात तो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी शोन ऑन कैमरा लाइव। हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो हमारा एक आइसोलेशन में होता है, आइसोलेशन में बैठकर हम पांचों सेंसेस को बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एक्सटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटन सेंसरी लेवल पे। लेकिन अगर कोई सामने बैठा है, उसके सामने मैं करूं, तो इंटरफियरेंस आएगा, इट विल इम्पैक्ट योर थॉट्स, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस थॉट्स विल हैम्पर द आउटकम ऑफ माई टाइम ट्रैवल सेशन। तो आप जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं वो उस वक्त आपके सामने नहीं होते हैं, आप अलग आइसोलेशन में होते हैं और बिल्कुल, आप उनके बारे में रीड कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। इसको आप कोई शक्ति मानते हैं, या फिर ये जो आपने अपनी चेतना को जागृत किया है ये वो एक रीज़न है, या ये परमात्मा से मिली आपको कोई शक्ति है? देखो, परमात्मा से मिली हुई शक्ति तो है ही, और ये परमात्मा ने सबको दी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है। सब देख सकते हैं? सब देख सकते हैं, बिल्कुल। आप भी सीख सकते हो। रियली? बिल्कुल, बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं पता अभी लगा ऑलरेडी सकती हूँ? हमसे सीख रहे हैं ना, मैं आपको वही तो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसमें हम पहले लेवल में सिखाते हैं कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, इंसान अक्सर अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है, उनके समाधान के लिए तरह तरह के लोगों के पास जाता है। हमारा कहना है, आपको कहना यह है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, उसमें जब हम आपको कुछ ऐसे मेथड्स और टूल्स सिखाते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने जीवन की समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं। किसी बाबा तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं ये तो बहुत अद्भुत विज्ञान है, हमको आगे और सीखना है प्रोफेशनली, इसको दूसरे लोगों का भी आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास साइकिक मास्टरी कोर्स है, जिसमें हम आपको PNRP का ये जो प्रैक्टिशनर लेवल का सिखाते हैं, कैसे आप फील करते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सिखाते हैं। जिसमें बाकायदा साइकिक मास्टरी में ये लोग करते हैं कि मान लीजिए मेरा लाइव सेशन क्लास चल रहा है और मैं अपने स्टूडियो में या अपने ऑफिस में, अपना जो स्टूडियो है उसमें बैठा हूँ,
और मेरे साथ लाइव सेशन में मान लीजिए 100 लोग जुड़े हैं अलग अलग शहरों से, ठीक है। और मेरे लैपटॉप के ऊपर एक मैंने फोल्डर बनाया है ABC, या मेरे पीछे जो एक डिजिटल पैनल होता है उसमें कोई फोल्डर होता है जिसमें मान लीजिए मैंने एक तस्वीर सेव करी है किसी घटना की या किसी चीज़ की, और मैं जो मुझसे ये सीख रहे हैं उनको मैं सवाल पूछता हूँ कि आपको मैंने सिखाया है कि इस फोल्डर के अंदर जो जानकारी है वो तो स्पेस में भी, आकाश में भी है, तरंगों के रूप में। अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे एक्सटेंड करो और पता लगाओ क्या है। आपको लगता है कि अलग अलग शहरों में बैठे लोग बता देते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या है? बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। तो ये होगा साइकिक मास्टरी में हम उस लेवल का सिखाते हैं। और उसके बाद में करीब आज के समय में 40 लोग ऐसे हैं जो हमसे टाइम ट्रैवल भी सीख रहे हैं। हम जिस लेवल पे कर रहे हैं उस लेवल का सीख रहे हैं, ऑलरेडी दे आर लर्निंग। आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक प्रयोग किया। मैं और देवांग बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी पे न्यूज़ आ रहा था कि नासा ने मंगल ग्रह पे एक रोवर भेजा है और उन्होंने कुछ ऐसे संदेश भेजे हैं कि मंगल ग्रह पे पानी होने के कुछ आसार मिले हैं। तो हमको लगा कि क्यों ना हमसे जो लोग टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं उनको ये दिया जाए एज ए टास्क। अच्छा, जब टास्क देते हैं तो उनको हम बताते नहीं कि आपको मंगल ग्रह पे जाके परसीव करना है, ठीक है। हम एक कोड देते हैं, उसको बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। ये क्या होता है? जैसे आप सिग्नेचर करते हैं ना अपने नाम का, वैसे ही एक ऐसा एक रैंडम इशारा है। जैसे एक इसे आप मान लीजिए टेक्नोलॉजी की अगर मेटाफोरिकली अगर मैं समझाऊं तो जैसे QR कोड होता है, तो इसे एक कोड ही समझ लीजिए। अच्छा, तो QR कोड को स्कैन करते हैं तो उसमें जो जानकारी आती है, तो वैसे ही एक कोड है, सिग्नेचर कोड, टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। मैं खाली स्क्रीन के ऊपर उनको ये टाइम सिग्नेचर या डिजिटल पैनल के ऊपर टाइम सिग्नेचर करके देता हूँ और मैं बोलता हूँ इस टाइम सिग्नेचर के अंदर कुछ जानकारी है, प्राप्त करो। और आपको आश्चर्य होगा कि जो भी 40 लोग हमसे टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने इतना सटीक बताया था कि कोई दूसरे ग्रह से संकेत आ रहे हैं, कोई स्पेस स्टेशन है। और एक बहन है उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये मंगल मिशन है, मंगल का। तो ये चेतना का विज्ञान है, सरल है, सहज है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन इतना सरल है जितना साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना सीखना मुश्किल है या कठिन है? अब जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है साइकिल चलाना। मैं कार चला सकती हूँ, 2 व्हीलर चला सकती हूँ, लेकिन ठीक, साइकिल अगर अब तक सीखना नहीं। चाहो, अगर मान लो सीखना चाहो तो साइकिल पे बैठते ही सीधा चलाने लगोगे? पहले गिरोगे ना। हाँ, ऑब्वियसली, हाँ। दुनिया में लोग चला रहे हैं, वो भी गिरे होंगे जब सीखे होंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, सीखा जा सकता है, आपकी चेतना को तराशा जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, और ये बिल्कुल संभव है। ये एक बिल्कुल सटीक चेतना का विज्ञान है। तो वैसे मंगल पर है जिंदगी क्या, जिसके लिए हम इतनी तलाश कर रहे हैं? आप लोगों ने इस पर कुछ स्टडी किया है? नहीं, मंगल पे जिंदगी है या नहीं उसकी बात तो अभी करना नहीं चाहिए, पर यस कभी, क्योंकि ये बहुत विवादित थियोरी हो जाएगी, कुछ चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन शेयर नहीं की जाएगी। क्योंकि जैसे ना मैंने कहा कि ज्ञान की कुछ ऐसी बातें जो प्रयोगों और कसौटियों के आधार पर साबित नहीं हुई है, इसको विज्ञान नहीं मानता है, पर मुझे पता है ये है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सटीक विज्ञान है जिसको सीखा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि रामायण में हमने पुष्पक विमान का जिक्र सुना है। आपको रामायण तो ये राइट ब्रदर्स के पहले की बात है ना। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज करी, इसके कई सैकड़ों हजारों साल पहले रामायण में स्वामी वाल्मीकि ने और तुलसीदास जी ने पुष्पक विमान शब्द का जिक्र किया। अब सोचिए, मेरे और देवांग के मन में सवाल है कि वाकई में ये पुष्पक विमान होगा, और अगर होगा तो किस चीज़ का बना होगा, और उस पर हमने टाइम ट्रैवल सेशन किया। तो आप पास्ट में गए? पुष्पक विमान देखा आपने? कैसा था? देखा नहीं, परसीव किया। हाँ, मतलब वो जो पांचों से पुष्पक विमान बिल्कुल था। तो कैसा दिखता था पुष्पक विमान? वो रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र है वो उल्का पिंड से बना हुआ था, मीटियोर से बना हुआ।
ये सत्य है। पर टाइम ट्रैवल में आप एक समझिए कि आप अपनी चेतना का जो मैच्योरिटी लेवल है उसके हिसाब से टाइम में आगे या पीछे जाना चाहिए, और उसी के लिए हम तैयार करते हैं लोग। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो आप उसको अकेले घर से कितनी दूरी तक जाने दोगे? थोड़ी दूर। आपको कैसे पता कि मेरा छोटा बच्चा है? नहीं, एक जनरल बात कर रहा अच्छा, हूँ। मुझे लगा कि आपने अभी यहाँ पे कोई रीडिंग की क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जनरल बता रहा हूँ। 5 साल का बच्चा है तो उसको कहोगे बेटा घर से बाहर दूर जा, मोहल्ले से को छोड़ के घर ये के आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं? मेरा बेटा लगभग उतने ही साल का जितना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, देखो चेतना के स्तर पे हम लोग जुड़े होते हैं ना, तो मेरे चेतना में स्वयं ऐसी बातें प्रकट होगी जो कॉमन हो सकती है। तो अपने 5 साल के बेटे को कहोगे बेटा घर के आंगन में खेलना, घर के आंगन को छोड़ के बाहर अकेले नहीं जाना। पर यही बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो आप बोलोगे मोहल्ले में कहीं पर भी खेलो। यही बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो बोलेंगे एरिया छोड़ के नहीं जाना, या जहाँ जाना तो बताकर जाना। बता कर जाना। वही 30 साल का हो जाएगा तो बोलोगे ठीक है भाई, जा रात को आने से भाई 8-9 बजे घर पे आ जाना, और किसी कारण से देरी होती है तो फ़ोन करके बता दो। तो आप अपने बच्चे को अपने घर से कितनी दूरी पर अकेले जाने दोगे, वो डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। सिमिलरली टाइम ट्रैवल में भी आप कितना आगे पीछे जाओगे वो डिपेंड करता है आपकी चेतना की मैच्योरिटी क्या है। और हम अपने वर्कशॉप के जरिए आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी चेतना की इस मैच्योरिटी को कैसे बढ़ाना। तो सर, ये जो फेस रीडिंग होती है, ये फेस रीडिंग क्या सच में एकदम बातें जो होती हैं वो सटीक बता पाती है? ये चेतना से जुड़ा हुआ है ये भी? बिल्कुल चेतना से जुड़ा हुआ है। कैसे, मतलब फेस रीडिंग का क्या, इसका साइंस क्या है? कैसे आप बता सकते हैं कि कौन इंसान कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो मेंटलिज्म है, वो एक अलग साइंस है। टेलीपैथी भी हो सकती है, और फेस रीडिंग एक अलग साइंस है। हर इंसान के चेहरे का एक आकार है। पहले फेस रीडिंग पर बात करते हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले फेस रीडिंग, तो कैसे ये फेस रीडिंग पॉसिबल होती है? हर इंसान के चेहरे का एक आकार है, सबका अपना। किसी का लंबा चेहरा ओवल फेस है, किसी का राउंडेड है, किसी का कुछ ट्रायंगुलर फेस होता है, किसी का रेक्टेंगुलर होता है। हर इंसान के चेहरे का आकार उसकी चेतना की फ्रीक्वेंसी का एक स्तर बयान करता है। प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, उस एलिमेंटल एनर्जी का आपकी चेतना के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और उसी के आधार पर आपके चेहरे का आकार होता है। कुछ लोगों का फेस होता है फायर फेस। फायर फेस कौन सा होता है? फायर फेस ऑलमोस्ट आप देखिए कि नीचे का ये पोर्शन जो होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर का पोर्शन ऐसा होता है। कई लोगों के चेहरे ऐसा ट्रायंगुलर फेस होता है। अच्छा, ट्रायंगुलर फेस जो है वो फायरी फेस है। फायर फेस है। ये फायरी फेस का क्या मतलब है? तो ये जो एलिमेंटल एनर्जीज हैं उसका इम्पैक्ट चेतना के ऊपर होता है, और उसी के आधार पर इंसान का चेहरा होता है। आपने देखा होगा कई बार इंसान का चेहरा का शेप बदलता है, जैसे एज बढ़ती है तो चेहरा अलग हो जाता है कई लोगों का। जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब छोटा था 20 साल का, तब मेरा चेहरा अलग था। आज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये मैं हूं। आपका फेस का कट ही चेंज हो चुका है? बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे चेतना की परिपक्वता चेंज होती है, मैच्योरिटी चेंज होती है, आपका चेहरे में भी बदलाव आता है। हाँ, मुझे बचपन की फोटो देखनी पड़ेगी तो अपनी। जैसे मैंने बताया कि फायर एलिमेंट डोमिनेंट होता है, तो ये चिक बोन भी पोर्ट्रेटेड होते हैं। तो ऐसा इंसान होता है एंटरटेनर, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। कोई भी चमकीली चीज़ होगी तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है। तो बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, विराट कोहली फायर एलिमेंट है, फायर फेस है। नरेंद्र मोदी फायर फेस है। तो उसी तरह से कुछ लोग मेटालिक फेस होते हैं, कुछ लोग वाटर फेस होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ वाटर फेस, कुछ लोग अर्थ फेस होते हैं। वाटर फेस कैसे होते हैं? कई लोगों का चेहरा ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है, बड़ा डी शेप होता है। ओके। अर्थ फेस जैसे आमिर खान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये अर्थ फेस है। अर्थ फेस वालों की खासियत क्या है? वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। हाँ, परफेक्शन चाहिए। वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं जब तक उसको अंदर से ठोस वजह ना मिले। दे नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर टू बी एक्टिव। लेकिन एक बार वो एक्टिव हो जाते हैं फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। ये खासियतें हैं। इसी तरह से हर इंसान के जैसे आँखों की बनावट, नाक की बनावट, होठ की बनावट,
अब देखिए सबका सेम नहीं होता है। होठ देखिए सबके अलग अलग शेप होते हैं। कई लोगों का ये फिल्टर, जैसे होठ के ऊपर का ये जो हिस्सा होता है ना, जैसे खड्डा जैसा होता है, कई लोगों का होता है, कई लोगों का जैसे नहीं आपके भी है। होता। मेरा है ये पहले से है या अभी पहले हुआ से, है? ये तो पहले से ये मुझे लगा चेतना जागृत होने के बाद तो नहीं हुआ। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, फिल्ट्रम, इसको अच्छा। फिल्ट्रम बोलते हैं। क्या इससे इसका क्या होता है मतलब? जो ये जो अच्छा, फिल्ट्रम में भी ये होता है कि कई लोगों का ऊपर से ऐसे शेप होता है, कई लोगों का पैरेलल होता है हाँ, यस यस यस, हाँ। है ना। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बयां करता है। अगर आपके सेंटर में स्ट्रेट ये मार्क, हाँ, ये जो एक आप जिस रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे भी है क्या फेस पर? हाँ, आपका भी है। अच्छा, मेरी भी चेतना जागृत है मतलब। हाँ, इवोल्व है आप इवोल्व नहीं होती तो मेरे साथ ये पॉडकास्ट कर ही नहीं रहे होते। हाँ, ये भी एक वजह है। तो मेरी चेतना लग रहा है कि धीरे धीरे जागृत हो रही है। मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट इसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं जो मुझ तक भी पहुंच रही हैं। दूसरा कि आपका जैसे फेस है वो मेटल फेस है। मेटल फेस। मेटल क्या- फेस वालों की कैसे? खासियत ये है, बड़े जिद्दी होते हैं। न्याय पसंद होते हैं, राइटियसनेस में बिलीव करते हैं, अल्ट्रुइज्म, परोपकार में बिलीव करते हैं। आपका मन किसी पे आ जाए तो न्यौछावर कर देते हैं उसको, और किसी के ऊपर आ जाए कि इसको तबाह करना है, तबाह भी कर देते हैं। मेटालिक फेस वाले तो मेटल यानी कि लकड़ी को काट देता है, मेटल का ये है। तो मेटल क्या है, क्रिएशन भी कर सकता है, छुरी है, किसी को हानि भी पहुंचा सकती है और बना भी सकते हैं। बना भी सकती है। तो ये मेटल के गुण है। तो इसी तरह से वैसे फेस रीडिंग अपने आप में बहुत गहन विज्ञान है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि इसमें आँखों की बनावट। तो सर, ये जो मेरी आंखों की बनावट है क्या कहती है? मैं तो भी अपना ही एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश कर सकती हूँ ना। नहीं, आँखों की जब बात करते हैं, बिल्कुल आँखों की जब बात करते हो, केवल आँखें नहीं देखी जाती हैं, आँखों की भवें। तो अब चलिए वो भी अब हाँ, तो ओवरऑल आप मैं बताइए आपको जरा। बताऊँ, आपकी जो आँखें हैं, पहले तो आप बहुत ही इवॉल्व है, बहुत ही इवॉल्व है। और आपकी जो आँखें हैं वो, इसको कैसे कहें शब्दों में, देयर इज ऐश्वर्य कहते हैं ना, आपकी आँखों में वो है कि आपको बहुत सारा आगे चल के लाइफ में पीस मिलने वाला है। आपका जो घर होगा, आप हमेशा, आपके जो घर है ना, आपको बड़े कमरे पसंद है, आप छोटा कमरा पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो आपकी आंखें बोलती है कि यू लाइक स्पेस, और आपकी आंखों में ये स्पेस छलकता है, यू लाइक स्पेस। हाँ, मुझे हमेशा बड़ा घर, बड़ा कमरा, खुला, मतलब ऐसे खुला नहीं कि- चाहिए। हाँ, घुटन में दम घुटता है। ये आपकी आंखें बोलती है, यू लाइक स्पेस। अब आप, व्हाई यू लाइक स्पेस? बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज इवॉल्व्ड, फैली हुई है, संकुचित होती तो आंखें, कई लोगों की है ना संकन आइज होती है, आपकी आंखें संकन नहीं है, ब्राइट है। यू हैव वेल शेप्ड आईब्रोज। देखिए आईब्रोज आजकल महिलाएं बनवा भी जो लेते सैलून में हैं। जाके वो करती है, दैट्स, लेकिन शेप नहीं बदलता है, जैसे कर्व्ड है या एंगुलर है तो वेल शेप्ड है। तो ये दर्शाती है कि यू आर वेरी वेल लेवल हेडेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। बुरा मत मानिएगा, बट यू आर अ बिट मैनिपुलेटिव ऑल्सो। आई वॉन्ट से कनिंग, बट जानती है लोगों से कैसे अपना काम करवाना, कैसे ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पहले मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है, बट अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब ये आप हाँ, मैं किसी अपना से काम भी कराना चाहती हूँ, अपना करा काम लेती हूँ। निकाल लेती है। हाँ, यस, ये लोग ऐसा बोलते हैं, पहले मुझे लगता था कि मुझे गलत समझ रहे हैं, बट धीरे धीरे मैं तो मुझे आज पहली रियलाइज बार मिल हुआ। रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन ये फेस रीडिंग से आपको ये मैं बता रहा हूँ कि दिस इज, ये आपकी आंखें बोलती है, आपकी आंखें बोलती है। मैं अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, करा लेती हूँ। ये रियलिटी है। आज ये पॉडकास्ट देखने में लोग इतनी सारी बातें मेरे बारे में जान लेंगे। लेकिन आपने ये अच्छी बात कही ना, कुछ नहीं, आप जो लोगों- पूछोगे वो बोलूंगा, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं नहीं बोलूंगा। आप बताइए। मैं, मुझे ऐसा अपना छुपाने में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कनिंग नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ तो ठीक है। नहीं, ओके। मैं इसे मैंने कैटेगोरिकली कहा, कनिंग नहीं कहेंगे, बट मैनिपुलेटिव, यू नो हाउ टू मैनिपुलेट, नॉट फॉर हार्मिंग अदर पर्सन। हाँ, अच्छा हुआ आपने ये भी क्लियर कर दिया। नहीं, ये खासियत है मेटल वालों की, खासियत ये है। देखिए,
आदित्यनाथ योगी मेटल फेस है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला है उसको छोड़ेंगे भी नहीं, तो एनकाउंटर कर देंगे। तो आप भी वैसे ही हैं, आप भले वैसे एनकाउंटर नहीं करें लेकिन आपके तरीके अलग हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरे तरीके जो, अच्छा मेरे से मतलब मेटालिक फेस वाले लोगों के तरीके कैसे हो सकते हैं? दे वेट फॉर द राइट मोमेंट। और ये जो नोज है, अब मेरे जैसे जिनकी नोज है उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, आपका जो नोज़ है, इफ़ यू, अगर ये इस पोर्शन को बोलते हैं नोज ब्रिज, वो आपका बिल्कुल सीधा सटीक है, उसमें कोई डॉइंट दाग वगैरह यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपकी जो नोज ब्रिज है ना, दैट, इससे आपकी स्पाइन हेल्थ पता चलता है, यू आर वेरी वेल ग्राउंडेड। आपकी नोज विंग्स, ये जो है नोज विंग्स बोलते हैं, वो भी, तो मतलब आपको लाइफ में अच्छे मटेरियल प्लेजर्स मिलेंगे, वेल्थ अच्छा खासा मिलेगा। और ये जिस ओवल शेप की आप बात कर रहे थे, शायद मेरा फेस ओवल शेप ही है। नहीं, हाँ, मेटालिक बोलेंगे इसको, मेटालिक फेस है। और जिनका राउंड फेस होता है उस फेस को क्या बोलते हैं? वाटर फेस है। वाटर फेस। वाटर फेस की क्या क्वालिटीज़ हैं अपनी? वाटर फेस ये है कि दे आर वेरी एडजस्टेबल, पानी को जिस पात्र में डालो उस पात्र का आकार धारण कर लेता है। और इसकी एक खासियत ये है कि पानी जो जब अपने रोध स्वरूप में आता है तो भाई बहुत सारी चीज़ों को बहा लेता है। मतलब गुस्सा नहीं दिलाना ऐसे लोगों को। हाँ, और वो दे आर वेरी एंटरप्रेन्योर्स। अब जितने, जैसे गौतम अदानी को देखिए, वाटर फेस है। ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो देखा आप देखिए वाटर फेस होंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, कई लोग दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ विपरीत कॉम्बिनेशन होता है जो कि अच्छी बात नहीं है। कई लोगों का आप देखोगे फायर एलिमेंट भी, राउंड फेस भी हैं, और उनका ये चिकबोन भी प्रोट्रूडेड होता है, दैट इज़ फायर एंड वाटर दोनों मिक्स हैं। ऐसे लोग हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, उसके भीतर अंदर उसका इनडिसाइसिव होते हैं, तय नहीं कर पाते करना क्या है, द्वंद्व में जीते हैं। उसी तरह से कुछ लोगों का वुड फेस होता है और मेटल भी होता है, तो वुड और मेटल भी विपरीत हैं। लकड़े को जो है लोहा काट देता है। तो ये अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम, लेकिन उनसे दुश्मनी नहीं कर सकते, वो फिर किसी हद तक जाएंगे। आप बहुत सारे क्रिमिनल्स देखिए, आपको देखिए वो इस तरह से मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोगों का फेस ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा आप देखिए तो पता चलेगा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ही आपको ग्लिम्सेस दिया, लेकिन एक बहुत बारीक विज्ञान है ये चेहरे से। तो आप एक दो बातें और बता सकते हैं सर? जी, एक दो बातें आप और बता सकते हैं? नहीं, ओवरऑल देखिए अच्छा है। एक ही चीज़ मैं जो देख रहा हूँ ये है कि आप जब ये आपके जो फोरहेड पे ये वेन्स नज़र आती हैं, ओके, ये जो वेन्स नज़र आती हैं, अच्छा, मुझे तो दिख भी नहीं रही, मैं तो इतना ध्यान से दिख रही देखा है। नहीं, आज जाके ध्यान से देखूंगी। वेन से मैं आपको, देखो ये जो आप पूछ रही है इसलिए बता रहा हूँ। आप जब ट्रैवल करती है तो ट्रैवल में आपको अड़चने आती होगी। अड़चने किस तरह से? जैसे अभी जैसे हम लोग आने वाले थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई, टाइम से नहीं पहुंचना, कभी देरी हो जाना, ट्रैवल में कुछ इस तरह से तकलीफ ट्रैवल से। वैसे ऐसा तो होता नहीं ट्रैवल में, जब- ऐसे दिक्कत वाला कैसे कोई फ्लाइट कैंसिल या मैं कहीं। नॉट दैट। हाँ, लेकिन हाँ ये होता है कि हमेशा मैं जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पे लेट पहुँचती हूँ। हाँ, मैं वही तो, दैट्स व्हाट आई, आपकी मतलब ट्रैवल हाँ। में अड़चन आती होगी। हाँ, कि ये है कि मुझे जहाँ पहुँचना है वो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, ये तो होता है। तो आने वाले दिनों में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत एक, हम देख रहे हैं लगातार मजबूत शक्ति के तौर पर आगे बढ़ रहा है। अभी वॉर की बात हो रही थी कि ये कंट्री ऐसा सोच रही है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें कोई टक्कर लेना नहीं चाहता, क्योंकि भारत एक बड़ी पावर के तौर पर उभर रहा है। आप कैसा देखते हैं भारत का भविष्य आने वाले दिनों में? भारत का भविष्य कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन हमको संभलने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब हम इस बात को कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली इस देश के जो युवा लोग हैं उनसे कंसर्न ये बात है। हम बात करते हैं वॉर की, अगर तो वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। देखिए, आज के टाइम पे कोई कंट्री आर्म्ड वॉर नहीं अफोर्ड कर सकता। रशिया जैसा सुपर पावर भी, लोग ये सोचते थे कि यूक्रेन के साथ जब उसका वॉर शुरू हुआ तो हार्डली वो
कुछ वीक तक टिक पाएगा, मुश्किल से वो भी। लेकिन आज वो वॉर इतनी लंबी चल गई और लोगों ने देखा कि उसमें रिसोर्सेज का नुकसान हुआ और कोई रिजल्ट अल्टीमेटली उसका नहीं निकल पाया है। लेकिन देखिए, आज के टाइम पे कोई कंट्री वॉर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो स्यूडो वॉर करता है। कैसे? भारत की जो आबादी है उसकी चेतना को खराब अगर आप कर दें, या उसके युवा जो हैं, जो मतलब जो उसकी यूथ पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल है उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी चेतना को खराब किया जा रहा है, ऐसे कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच रहे हैं, वो नया कुछ डेवलपमेंट करने का नहीं सोच रहे हैं, उन्हें उलझा दिया गया, उनकी चेतना को उलझा दिया गया है। उसके कई माध्यम हैं, जैसे कि उनकी चेतना को लगा दिया गया है कुछ फनी रील बनाने में। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन आप ये सोचिए कि कितने सारे युवा हैं जिनमें एक्चुअल पोटेंशियल तो है, लेकिन उसका यूज़ कहीं गलत हो रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दिखाई गई हैं कि उनको ये लगता है कि ये काम करना तो बहुत सही है, इससे उनको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ वॉर ऑन द कॉन्शियसनेस। वो चेतना पे एक युद्ध है। और ये कैसे किया गया है? देखिए, पहले ऐसा किया गया कि एक पॉर्न स्टार को एक शो में लाया गया एज अ पार्टिसिपेंट, ताकि आप डायरेक्टली उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ का लॉ अलाउ नहीं करता है ऐसी सामग्री का, जो है ऐसे कंटेंट का डायरेक्ट मार्केटिंग करना या उसका प्रमोशन करना। लेकिन एक तरीके से अब आप देश के युवाओं को, अब वो आपको शो करने की या कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट पर ये देखिए। डिसीजन तो हमारे खुद के लोगों का था ना कि आप उनको लेकर आए। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लूप होल फाइंड आउट किया ना कि क्या है और कैसे इस चीज़ को वो बढ़ावा दे सकते हैं। और आप देखिए, तब से ऐसा कंटेंट बहुत बनने लगा है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना उस पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन की, कि वो बच्चों को वो बांसुरी वाले की, है ना, कि वो सारों बच्चों को अपनी बांसुरी का म्यूजिक बनाए, वो पूरा ले जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, बट इन अ वेरी सटल वे, ऐसा कि कोई विरोध ना कर सके उस चीज़ का, क्योंकि आप ही के लोग वो कर रहे हैं चीज़ें। अब मान लीजिए कि इस देश के जो युवा हैं उसमें से कितने प्रतिशत हैं जो इन सारे कामों में व्यस्त हैं, यानी कि वो उनका जो पोटेंशियल है उस तरफ अपनी टाइम एंड एनर्जी को नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिसका अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और अगर निकल भी रहा है तो उससे देश को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि वो स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, पैसा कमा रहे हैं। छोटे से कहीं झुग्गी में रहा करते थे, आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देवांग की बात में थोड़ा मैं वैलिडेशन करूंगा कि कभी ऐसा सर्वे हुआ है कि मान लीजिए कहते हैं कि हमारे देश जो है युवा देश है, 65% आबादी युवा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से कितने युवा, आजकल सबसे बड़ी चैलेंज है दैट इज़ एडिक्शन। कितने युवा जो ड्रग, टोबैको, गुटखा के आदी हैं, ट्रेंड है है ना? तो ये ठीक है, लोग को तो क्लासी मानते हैं। सेलिब्रिटी बन जाना, पैसे कमाना, बंगलोज होना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि हम इस देश के भविष्य में कितना वैल्यू एडिशन करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब देश के भविष्य की बात करें तो आज की जनरेशन भविष्य कैसे बनेगा? अभी तो लोग हैं, कल को लोग ही कम हो जाएंगे। आज शादी नहीं करनी, शादी हो गई तो बच्चे नहीं करने, तो फिर हम आगे किसको लेकर जाएंगे? हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे इस देश को आगे कौन लेकर जाएगा? यही है बिल्कुल, जैसे देवांग ने कहा ना कि इट इज़ शूडो वॉर, तो अभी अनआर्म्ड वॉर है, आपकी चेतना के ऊपर अटैक। इसके कई सारे माध्यम से, जिसमें से एक है मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, जैसे देवांग ने एग्जांपल दिया, रियलिटी शो का नाम भी दे सकते हैं, जैसे बिग बॉस 2011-12 में इट वॉज अ वेरी हेडलाइन था कि मशहूर सो एंड सो पॉर्न स्टार इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन बिग बॉस। अब देखिए, एक 12 साल का बच्चा है जिसने फिल्म स्टार सुना है, स्पोर्ट्स स्टार सुना है, पॉर्न स्टार नहीं सुना है। अब वो माँ बाप को जाके पूछेगा पापा पॉर्न स्टार क्या होता है, लेकिन उनके पास गूगल है, गूगल में जैसे ही वो डालेगा उनकी चेतना को म्यूटिलेट करने का सारा सामान वहाँ मौजूद है। आज तो फ़ोन भी आजकल बच्चों के पास इजीली अवेलेबल है, ChatGPT आगे डालो, बिल्कुल पूरा इन्फॉर्मेशन। सो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कि मैं आपको अभी जैसे बात हो रही थी कि दिल्ली में
महिलाओं की सुरक्षा या देश में महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके सुरक्षा को लेके बात कर रहे थे। निर्भया कांड जब हुआ तो उसके बाद में जुवेनाइल लॉ में तब्दीली लाई गई कि एक एडल्ट मेल की एज 18 से घटा के 16 कर दी गई। अब 12 साल के बच्चे ने भी एक ऐसा कृत्य कर दिया, किसी को, लड़की को, स्कूल में साथ में पढ़ने वाली लड़की को मोलेस्ट किया। क्यों हुआ ये? क्या इसमें कमी आई? आप ये समझिए कि एक तरफ से आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इरोटिज्म और उन्माद फैलाने के काम हो रहा है, उसके ऊपर तो कोई अंकुश नहीं ला रहे हैं। आप टीवी पर जितने ऐड आ रहे हैं देखिए, उसके कंटेंट को देखिए, कितना इरोटिज्म होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज को देखिए, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये उन्माद जो है, एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं वही चेतना के ऊपर, कॉन्शियसनेस के विज्ञान के ऊपर आ रहा हूँ कि हमारे भीतर जो एनर्जी है, इनर फेमिनिन मस्कुलिन, यही एनर्जी बार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है। ओके, अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो पोलैरिटी का असंतुलन हो रहा है, और इसी वजह से शादी नहीं करनी है, शादी करनी है तो बच्चे नहीं करने हैं, आजकल ऐसा बहुत देखा गया है। एक हिडन वॉर है, दैट इज ए वॉन्डर बिटवीन हिडन वॉर है, वॉर बिटवीन जेंडर्स। ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में असंतुलन पैदा करेगी, एंड दिस विल इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन। और इसके पीछे यही है कि कहीं ना कहीं इस तरह से एक मेल को और महिला को आइसोलेशन में रखा जाए, और उनके आइसोलेशन में रखे वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। मतलब वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, एंड देन उसके करने के बाद दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओ गॉड, यस, इतना बड़ा मार्केट, बिल्कुल। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि इतना सब चल रहा है। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर देम। ऑफिशियली ये पॉसिबल नहीं है सेलिंग सच प्रोडक्ट्स, जब तक कि एक मेल को फीमेल को आइसोलेशन में न कर दिया जाए, एक ऐसा हिडन वॉर की स्थिति पैदा न की जाए। और ये जो है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में असंतुलन पैदा करता है, और ये असंतुलन चाहे वो आगे बढ़ेगा और नहीं, इसीलिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए लोगों को मदद करना, सही कॉन्शियसनेस का साइंस क्या है वो समझाना। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आज, क्योंकि आपने मोलेस्टेशन का जिक्र किया। हम देख रहे हैं कि जो क्राइम है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोगों की सोच भी वही अग्रेसिव हो रहे हैं, तो किसी को मार देना, किसी के साथ, ये बहुत कॉमन। रेप में भी हम देखते हैं, उसने ऐसा कहा, मेरा ईगो हर्ट हुआ, मैंने ये, मतलब लोग अपनी अपनी गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें उनको कोई आजकल लगता नहीं कि मैंने गलती की है। ये रुकेगा? रेप रुकेंगे? क्राइम रुकेगा? रुकेगा, लेकिन उसके ऊपर हमें सही अप्रोच से काम करना पड़ेगा। केवल टीवी पे डिबेट करने से ये नहीं होगा। आपने एग्रेशन बढ़ने की बात करी, आप देखिए आजकल वो गेम खेलते हैं लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, वो कौन सा जो मशीन गन से शूट कर रहे हैं, ऐसा कौन, विच इज़ दैट गेम? कई सारी है, बहुत सारी है। तो ये गेम बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बनाई जाती है, जस्ट टू ब्रिंग एग्रेशन। इसको एक साधारण इंसान की समझ के परे है ये सब बातें। और ये चेतना में जो म्यूटिलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस आगे जाके जो है बहुत गलत परिणाम दे सकता है। आप देखिए कितना अभी तो ड्रग्स की जो समस्या है, पंजाब के ज़ॉम्बी ड्रग आ गए आज, इस तरह के ड्रग्स आप देखें क्या हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप इस देश के जो युवा हैं, मान लीजिए कि इस देश के 20 करोड़ युवा आधे घंटे के लिए कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन उनकी चेतना खराब होती है या वो निष्क्रिय हो जाते हैं। हमने देखा है कि कई लोग जब कोई कंटेंट कंज्यूम करे तो दे आर लाइक पॉज्ड, हिलते डुलते भी नहीं है, बाजू में आजू बाजू में क्या कुछ पता नहीं है। तो उतने ह्यूमन आवर्स तो आपने कम कर दिया पोटेंशियल के, तो आपने उस पोटेंशियल को किल ही किया ना। तो ये हो रहा है, कुछ वैल्यूडेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका फिर सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन यही है कि कॉन्शियसनेस क्या है, स्पिरिचुअलिटी सही मायने में क्या है, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस का रिलेशन क्या है, ये समझा जाए। अक्सर हम क्या समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान का भजन करना, जाके कथाओं का प्रवचन सुनना, ठीक है, यही समझते हैं ना। हाँ, लोग तो यही मानते हैं कि भगवान के दर पर जाएं, ठीक है, दर्शन कर लें, जाना चाहिए, गुरु बिल्कुल जाना बनाएं, चाहिए। गुरु की कथा सुने, मार्गदर्शन होगा। नहीं, वो सुनना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी कथा में रोज़ जाता हूँ, महीनों जाके सुनता हूँ, ठीक है, जाना अच्छा लगता है, जाना चाहिए, मैं किसी कथावाचक को लेके नहीं बोल रहा। लेकिन भैया अगर इस देश में मान लीजिए 1 लाख कथावाचक है, ऐसा एक कैलकुलेशन करते हैं, वो जो रोज़ 2 घंटा कथा सुनाते हैं, ठीक है, और सभी के कथा में 500 लोग जाते हैं, तो आप सोचिए कि 500 लोग इंटू 2 घंटा, मतलब कितना हुआ, 1000 मैन आवर्स, ठीक है, इंटू 1 लाख कितना हुआ, इतने 1000 मैन आवर्स वेस्टेड। वही मैन आवर्स यानी कि वो ऊर्जा जो है किसी क्रिएटिव काम में लगे तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म कर्म छोड़ दे आदमी, नहीं, ऐसे I'm not saying धार्मिक कार्य that. ना करे, कथा ना सुने, नहीं 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 सिर्फ काम करे, मैं ये सेवा नहीं कह करे। रहा, मैं ये कथा सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन कर्म को भी सही तरीके से समझिए ना, धर्म और कर्म का न्याता समझिए ना। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे। ये भूत प्रेत की बातें बहुत ज़्यादा होती है, भूत प्रेत होते हैं क्या सच में? है नेगेटिव पावर्स, होता है ये सब? मैं ये कहूँगा, प्रेत को, भूत प्रेत को हमने जिस रूप में माना है या देखा है, समझा है, वैसा नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना। डरावने नहीं है? कंकाल होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता। सफ़ेद कपड़े पहनते हैं भूत? मतलब जब भी देखो सब लोग कहते हैं कि भूत हमेशा सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, उल्टे पैर नहीं, होते ऐसा हैं। नहीं है, ऐसे प्रेत इस रूप में होते ही नहीं है, पहली बात तो ये। यस, कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस नेवर डाइज, ठीक है। और ये एक ऐसा है कि कॉन्शियसनेस जो है, एक इंसान है जो बड़ा नकारात्मक था, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स थी, नेगेटिव इमोशंस थी, तो वो एक फ्रिक्वेंसी है, और वो एक फ्रिक्वेंसी बैंड है। वो फ्रिक्वेंसी तो जिसका आत्मबल कमज़ोर है, वो उस व्यक्ति का दिमाग उस फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा या ग्रास्प करेगा और उसके ऊपर उस तरह का प्रभाव डालेगा। तो ये कहीं पर भजन संध्या हो रही है, जो लोग ऐसे नाचने लगते हैं सारा हिला हिलाकर, बाबाओं के पास तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, तांत्रिकों के पास। जैसे शरीर ये में जो प्रेत आ गया औरतें, करके वैसा। हाँ हाँ हाँ, वो जो कुछ पानी छिड़कते हैं तो महिलाएं जो है सारा हिला हिलाकर ऐसे घुमाना शुरू कर देती हैं, एक पुरुष भी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कहेंगे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ओह, तो वो आप कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहूँगा मैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस होती हैं, वो व्यक्ति को खुद को भी पता नहीं होता है कि उसके अंदर वो इमोशंस हैं, या किसी भी घटना को लेकर के हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हुआ हो सकता है, उस वजह से भी ये हो सकती हैं। और व्यक्ति ऐसा सोच के नहीं रहता है कि मुझे इस इमोशंस को बाहर लाना है, लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब उसके अंदर वो एक कैटालिस्ट बन जाता है उन इमोशंस को बाहर लाने में। दूसरा क्या है कि कॉन्शियसनेस का जो मैं बता रहा था आपको, जैसे जो इंसान जो नॉनवेज फूड खाता है, मांसाहारी है, वो कौन से जानवर का शिकार करके उनका मांस खाता है? बकरी, खरगोश, शेर, चीते का खाता है? नहीं। क्योंकि उनका शिकार करना मुश्किल है, वो खुद को ही जान जाने का डर है। और वैसे भी वो अपराध है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वैसे तो बकरी का मारना तो जो है मुर्गे को मारना भी अपराध होना चाहिए। कानून अपराध की बात, हाँ, वो भी अपराध, किसी भी जीव की हत्या अपराध होना चाहिए, पर क्योंकि वो बेचारे कमज़ोर है, उसको मारना आसान है। तो अगर आप प्रेत की जो बात कर रहे हैं, वो एक एक्चुअली ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस का एक अलग लेयर है, फ्रिक्वेंसी है। वो किस पे हावी होगी? जिसका आत्मबल कमज़ोर है, जिसका आत्मबल कमज़ोर है, मनोबल का आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, उसको किसी भी प्रकार का प्रेत या ऐसी एनर्जी हावी होगी नहीं। अच्छा, मतलब आत्मबल अगर स्ट्रांग है तो ये जो फ्रीक्वेंसी मैच करके जो भूत प्रेत वाली बात होती है वो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, बिल्कुल। तो ये पर्चियाँ जो निकलती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची निकालते हैं, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालते हैं वो कौन सा साइंस है?
कि वो दूर बैठा इंसान को बता देंगे कि मैंने, और सिर्फ वो नहीं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखिए, पर्ची बना देते हैं आपकी, ये देखो मैंने आपका ये लिखा है। हाँ, ऐसा है, होगा, मैं मना नहीं करता। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं उनके पास यक्षिणी विद्या है, कर्ण पिशाचिनी, होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वैसे होता है कर्ण, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आई कि डोंट भूत नो, प्रेत है नहीं तो कर्ण पिशाचनी कहाँ से मुझे होगा? ज़रूरत नहीं वो जानने की, क्योंकि मेरे पास उससे ऊपर की विद्या है ना। हम टाइम ट्रैवल करते हैं, हमें किसी की कर्ण पिशाचिनी की ज़रूरत नहीं है। हम जो जानना है जान सकते हैं ना। फिर उसको मैं दुनिया को बताने के लिए बोलो कि मेरे ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा है, मेरे कानों में आके बोल जाते तो ये हैं। पर्ची फिर कैसे निकलती है, इसका क्या साइंस है? देखो, साइकोलॉजी एक होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। सॉल्यूशन मिला क्या? पर्ची निकालना मैं भी निकाल दूं, उसमें क्या है? एक नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कहा आपको कैसे मालूम है कि मेरे बच्चा 5 साल का ही ऐसा है? तो मैंने कोई पर्ची निकाली क्या? बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, चेतना के सर पे आप जुड़े हैं, ठीक है। मैंने आपका फेस रीडिंग करा तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि आप बड़े घर में रहना पसंद करती होगी, ऐसा है वैसा है, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो एक साइकोलॉजिकल रीडिंग है, फेस रीडिंग भी है। पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई इंसान के पास ये क्षमता है, पर्ची निकालने की ज़रूरत नहीं, हर कोई जान सकता है, हर कोई सीख सकता है। इसलिए मार्केट में इतने सारे बाबा है। बिल्कुल, मैं अगर बोल रहा हूँ कि भाई कोई बाबा है जो पर्ची निकालता है, तो मैं इस बात को मैं बिल्कुल स्ट्रांगली ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि उसी के पास एक क्षमता है, हर कोई सीख सकता है। तो उनको तो पर्चियाँ क्यों निकाल रहे हो? लोगों को सिखाना चाहिए ना भाई, ये विद्या जो आपके पास है सिखाओ, लोगों का भला हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं ना कि हम टाइम ट्रैवल करते ये सीखा जा सकता है, साइकिक मास्टरी हम तो लोगों को सिखाते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल बाबाज, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप में कोई ऐसी पावर है, क्षमता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी भगवान की विशेष कृपा है, ये सबके पास है, सबके ऊपर परमात्मा इक्वल कृपा है। आपको सबको सिखाना चाहिए, एक विज्ञान के रूप में इसको साबित करना चाहिए, लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं ना कि आकाशिक रिकॉर्ड एक विज्ञान है, टाइम ट्रैवल एक विज्ञान है, मैनिफेस्टेशन का अपना एक कॉन्शियसनेस का विज्ञान है, और हम बिल्कुल बाकायदा डंके की चोट पे चुनौती देकर कह रहे हैं कि आप आइए, हमको चैलेंज करिए, हम आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। अगर वैसे माइंड के बारे में बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट ही वाहियात है, तो इतनी दूर तक बैठे इंसान की पर्ची कैसे निकलती है, जिसको आपने जाना नहीं, जिसको आपने देखा नहीं? हम करते हैं ना, दूर बैठे हुए व्यक्ति की, जिसको हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में वो भी कहाँ अच्छा हाँ, बैठा मैंने है। सुना है कि आप लोग भी दूर बैठे इंसान का पढ़ लेते हैं कि वो कर क्या रहा है, मतलब बिल्कुल, वो आपको पता लग जाता है। अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो भी बता देते हैं। कैसे? बिल्कुल, यही चेतना का विज्ञान है। हम अपनी 5 सेंसेस को समय और स्तर के परे एक्सटेंड करते हैं, सूक्ष्म स्तर पे दूसरे व्यक्ति की चेतना के साथ में मर्ज करते हैं, सिंपल सी बात है। और ये आप चेतना उसको जानते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई आपके पास में और मैं जानना चाहती हूँ कि फला फला इंसान, या मेरा कोई इंसान खो गया है, मैं जिसको ढूंढ रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कई बार गुम हो जाते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि वो सही है भी कि नहीं, या वो हैं कहाँ। मतलब ऐसे तो नहीं कि हम ढूंढ रहे हैं और सामने वाला आदमी खुद अपनी इच्छा से कहीं गायब हो गया है। आप उसको जानते नहीं, आपने उसको देखा नहीं, फिर कैसे पता लगा सकते? जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे किसी इंसान को नहीं जानता, पर मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है, मैं उसको फ़ोन लगा के बात कर सकता हूँ कि नहीं? क्या मुझे जानने की ज़रूरत है उसके लिए? ये ज़रूरी है कि मैं उस इंसान को जानता हूँ तो ही उनसे बात कर पाऊँगा? आप उनका नंबर भी पता लगा सकते हैं, नहीं मोबाइल नहीं, आप नंबर। नहीं समझे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, चाहे मैं उसको नहीं भी जानता। हाँ, बिल्कुल। तो मोबाइल नंबर क्या है वो उनका? मतलब क्या, मतलब वो मोबाइल नंबर क्या है, वो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि अगर किसी इंसान की चेतना की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मोबाइल की सिम कार्ड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, सबका मोबाइल नंबर अलग है, तो किसी इंसान की चेतना की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके साथ मैं अपनी चेतना को ट्यून कर लूँ, तो मुझे वो व्यक्ति कौन है, किधर, जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे पता लगा लूँगा कि वो व्यक्ति अभी कहाँ है, क्या कर रहा है। ये चेतना का विज्ञान है, और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और मैथडोलॉजिकल विज्ञान है। कोई जादू मंत्र, कोई टोना टोटका नहीं है। इट्स प्योर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि PNRP में ये सिखाया जाता है, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग में। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आपसे किसी ने जाना हो कि वो इंसान कहाँ बैठा है, आपने बताया हो और वो शॉक्ड हो गया हो? हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट आई थिंक देयर वाज अ मीडिया चैनल, देयर इज़ अ मीडिया चैनल, तो उन्होंने ही मुझे चैलेंज किया था। उन्होंने अपने कोई सहयोगी उनके हैं सहकर्मी, तो उनका फ़ोटो दिखाया था मुझे,
और मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, तो एक व्यक्ति का फ़ोटो दिखाया उन्होंने मुझे और पूछा कि ये व्यक्ति अभी कहाँ पे है, ये बताइए। तो मैंने टाइम ट्रैवल किया और मैंने बताया कि ये जो व्यक्ति हैं वो अभी जहाँ पे हैं वो बहुत सारी स्क्रीन्स एक साथ देख रहे हैं और अभी उन्होंने कुछ स्वीट खाई है, दानेदार स्वीट स्पाइरल येलो शेप कलर में की। कुछ डिज़ाइंस हैं। और वहाँ पे बहुत सारे केबल्स हैं और बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई है और ये जो व्यक्ति है वो उसका काम ये है कि वो एक साथ बहुत सारी स्क्रीन्स को देख रहा है। तो वो इनफैक्ट उनके टीम कलीग से ही थे। कोई मेंबर थे। और वो इसलिए था कि जब हमने वो हनीप्रीत को ट्रैक करने के लिए सेशन करके मीडिया को बताया था, तो मीडिया, हनीप्रीत को आप लोगों ने ट्रैक हाँ, किया, हमने ट्रैक किया था। तो हनीप्रीत आप लोगों की ट्रैकिंग से हाँ हाँ, पकड़ी वो गई। मीडिया में ने उसको ढूंढा था। तो मीडिया वालों को जब यकीन नहीं हुआ तो एक कैसे, तो उन्होंने आके हमको पूछा कि भाई चलो आपको हमें किसी की फ़ोटो दिखाते हैं, आप बता दीजिए वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है। तो बाकायदा देवांग ने सेशन करके बताया था कि ये इंसान अभी ऐसी ऐसी जगह पे बैठा है, इसके पीछे ऐसा ऐसा स्पायरल शेप में डिज़ाइन है, कुछ केबल्स भी पड़े हैं, बहुत सारे स्क्रीन्स हैं, और अभी ये येलो रंग की कोई स्वीट खा रहा है, मिठाई खा रहा है। और जब मीडिया वालों ने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ हमारे एक कलीग जो है वो माता रानी के मंदिर में गए थे, तो वहाँ से प्रसाद लाए थे, जो एक येलो रंग की कोई स्वीट होती है जिसको मोहन थाल बोलते हैं, वो प्रसाद लाए थे, तो मुझे दिया था उस वक्त। एग्जैक्टली इस टाइम पे मैं ये खा रहा था। नाइस। ये अभी आप कर सकते हैं ये, या इसके लिए अभी और आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा? क्या ये पॉसिबल है अभी कि ऐसा मैं कोई आपको फोटो दिखाऊं और आप मैं अभी देखो, मैं ये पहले ही कहा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी जैसे हमें कोई फ़ोटो देते हैं तो ये कैमरे के सामने, मैंने पहले बोला आइसोलेशन में होता है। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल, जैसे मैं, अगर आपने मुझे किसी, जैसे वहां पर फिर आप लोग आइसोलेशन में थे जब चैनल पे आप लोग कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, अच्छा, उन्होंने आपको जब चैनल वाले आए तो जिस बाकायदा हमारा जो कमरा है जहाँ पर हम बैठते हैं, वो आके देख कर गए, मुआयना कर भी क्या है, बोला हाँ कैमरे के सामने होता है, आप फ़ोटो दीजिए, हमने करके दिखाया। और सारा उस, अच्छा, ये कैमरे के सामने नहीं हो सकता, आप कैमरे के हाँ बाद कैमरे के आप सामने इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने मुझे किसी की फ़ोटो दी कि ये इंसान अभी कहाँ है, ठीक है, और मैं अपना जो भी है वो कर रहा हूँ, तो नेचुरली आपकी चेतना में जो भी हावी थॉट्स या थॉट प्रोसेस होगी, वो मेरी जो प्रोसीजर है उसको इंटरफेयर करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि टीवी के पास में मोबाइल पड़ा है तो जो तो इंटरफेयर हाँ करता हाँ है ठीक है, वो प्रॉब्लम तो होगा। डिस्टॉर्ट करेगी उस परसेप्शन। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे लोग बोलते हैं कि अपने हाथ पे 1 2 3 नंबर ऐसे लिख लीजिए और ये आपकी आप इसको रोज़ लिखिए तो आपका ये काम हो जाएगा, या फिर आप अपनी डायरी में रोज़ नोट डाउन कीजिए। क्या सच में ऐसा नंबर, कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा है क्या कि आदमी जिसको रोज़ लिखे तो वो जो चाहता है वो उसको अचीव हो? नहीं, केवल ऐसा देखिए, क्या एक समझिए, कर्म का विज्ञान सबसे सर्वोपरि है। अगर मैं कुछ चाहता हूँ और इसे लिखने से ही अगर हो जाए और मैं कुछ करूँ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया ना, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, इसके समन्वय को समझना होगा, चेतना के विज्ञान को समझना होगा। अभी 80-20 रूल काम करता है। अगर आप मान लो मैं बाबा बन जाऊँ और मैं 100 लोगों को बोलूँ कि आप ऐसा हाथ में लिखो, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, तो उसमें से 20 लोगों की विश तो ऐसे ही फुलफिल होने वाली थी, पर उनको अपने पे यकीन नहीं था। वो बोलेगा अरे बाबा जी, अश्विनी बाबा जी बड़े महान है, उन्होंने बोला मेरा हो गया। तो ये मैनिफेस्टेशन के जितने भी सारे वीडियोस हैं ये बिल्कुल सब ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है? होता ही, बिल्कुल गलत, ऐसे होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ये सब गलत है, तरीका गलत मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि ये तरीका गलत है। ऐसे होता, आस्क बिलीव रिसीव, और ऐसे ही मिल जाता तो भारत सरकार को ऐसे लोगों को हायर करके देश की सारी आबादी के लिए सारे कोर्स मैनिफेस्टेशन के फ्री कर देने चाहिए। मैनिफेस्टेशन ज़रूर है, लेकिन परमात्मा के जो गिवर है उसके नियम को समझिए। मैंने आपको बताया ना, तो वो तय करता है किसको कब देना है, कहाँ देना है, क्या देना है, कैसे देना है। मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर वो जिस चेतना की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए आदमी क्या करे? मेडिटेशन करे? करे क्या वो? उसको अपनी चीज़ों को, अब उसको परमात्मा के साथ जुड़ना है, वो चाहता है कि ये मेरी इच्छाएं पूरी हो, क्या करें उसके लिए? सबसे पहला तो बिकम अवेयर अबाउट योर ओन एनर्जी। 3 चीज़ें मैंने बताया, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, इसको समझिए। नहीं, जानेगा कैसे कि ये उसकी अपनी इंटरनल पावर है? हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। और दूसरी 3 चीज़ें हैं, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट
एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो परम चेतना है, उससे आपका इंस्टिंक्ट यानी कि अंतर्दृष्टि और आपकी इंटेलेक्ट बुद्धि दोनों को वो नियंत्रित करता है। तो आपको वो उसको समांतरित रखना है, बैलेंस रखना है। इंस्टिंक्ट आपका इनर चैनल है जो है फेमिनाइन, इंटेलेक्ट बुद्धि वो है मस्कुलिन। उसको साधना के स्तर पे कुछ बड़ी सरल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। यू हैव टू बिकम अवेयर अबाउट योर ब्रीथ। क्या है वो उस ब्रीदिंग का ब्रीद, समझाइएगा। सांस आपकी ब्रीद जो चलती है, आप जब सांस ले रहे हो उसको महसूस करें। बिकमिंग अवेयर। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2400 घंटे मेरा ध्यान मेरी सांसों पे होता है। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग। जिस दिन आपके ऊपर ये कंट्रोल आ गया, आपके ब्रीथ के ऊपर, उस दिन आपकी चेतना टाइमलेस स्टेट में हमेशा आप रहोगे। टाइमलेस, टाइम बिकम्स जीरो फॉर यू। तब आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपके इस जीवन के बारे में, इस जीवन के बाद के बारे में, उसके पहले के बारे में। तो आप जीवन को मृत्यु से परे समझने लगते हो। आपने अपने बेटे के बारे में जाना, इनका पिछला जन्म क्या था, आपके साथ कोई रिश्ता था इनका? मेरा बेटा जो है ये इस जन्म में मेरा बेटा है एक्चुअली, लेकिन ये मेरे पिछले जन्म का मेरा डिसाइपल है, मेरा शिष्य था, और इस जन्म में बेटा बन के आया। आपको पता है कि आपकी डेथ कब होगी? कब होगी? इस जन्म में। अभी तक का जो मेरा संकेत है, मुझे कोई इसके लिए टाइम ट्रैवल सेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यस, एक स्ट्रॉन्ग संकेत है। दैट इज़ 25 दिसंबर 2041। उस दिन ये शरीर हर आदमी जान सकता है ऐसी अपनी? नो, चेतना के उस स्तर पर जब पहुंचते हो तब। ये एक देखो क्या होता है, एक एग्रीमेंट है आपका। जैसे आप घर किराए पे लेते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। अब ये तय होता है, अगर आप अच्छे किराएदार हो, घर का अच्छे से देखभाल करते हो, तो किराएदार बोलने, जो मकान मालिक है वो बोलेगा नहीं नहीं आप और रहिए, मुझे आपके जैसा किराएदार मिलेगा नहीं। लेकिन आप घर को ठीक से नहीं रखते हैं, तो इतनी यंग एज में डेथ क्यों हो जाती है फिर? वो लोग तो यंग हैं, वो तो अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हैं, और वो तो अपने ख्याल रखने की उसमें भी नहीं है आपको स्टेज में। मृत्यु के रहस्यों को समझना पड़ेगा कि मृत्यु कई प्रकार के होते हैं। एक सहज मृत्यु होता है, एक अकाल मृत्यु होता है, और एक होता है नैसर्गिक आकस्मिक मृत्यु। अकाल मृत्यु के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब आपकी चेतना, देखिए जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो जब करेक्शन करती तो वो ये नहीं दिखता है कि ये तो संत महात्मा है, इसकी जान नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर एक गांव है या एक शहर है, उसमें कोई सड़क है, इसका चौड़ीकरण करना है, तो प्रशासन जो बीच में जो भी आता है, पेड़ है या कोई मंदिर है, तो बोले हटाना पड़ेगा। तो जब नेचर करेक्शन करती है तो करेक्शन करती है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये संत है, चोर है, लुटेरा है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो चेतना का स्तर है उसके हिसाब से, जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग के नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। ये जो आत्मा की शक्ति, चेतना, परमात्मा के बारे में आपने इतनी सारी बातें बताई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। एक बात इस पॉडकास्ट से आप ज़रूर सीखे होंगे, अगर अब तक आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिलने वाली है। चेतना पर कार्य कीजिए। मैनिफेस्टेशन सबसे पहले है कि आप अपनी चेतना पर कार्य कीजिए, फिर आप जो चाहते हैं वो भी मिलेगा, लेकिन उस ईश्वर की कृपा से। नमस्कार।